पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना था, इस्लामी फलाही रियासत, ये हमारी विजन स्टेटमेंट थी। मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, हम इस रास्ते पे लगेंगे। अल्लाह की बरकत है, बाहर से इन्वेस्टर्स की लाइनें लगी हुई हैं। कभी घबराना नहीं है आपने। ये मुश्किल वक्त एक कौम की जिंदगी में आते हैं, उस कौम को तगड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। इससे कभी घबराना नहीं है, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी ऊंच नीच पे गुजरी है। मेरे लिए तो ये जो जिंदगी का हिस्सा है, ये सबसे बेहतरीन टाइम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नूरुल आरफीन साहब देख रहे हैं आमने सामने। जाहिर है अगर हमारे साथ ये काम हो जो आपके साथ हुआ है तो हमारे लिए भी ये वक्त बेहतरीन हो सकता है। लेकिन बहरहाल यहाँ ये बात साबित होती है कि मुस्बत होने की भी हद होती है। हालात कुछ भी हों लेकिन हुकूमती इत्मीनान जो है वो काबिल दीद है। वज़ीर आज़म साहब ने एक मरतबा फिर कौम को ना घबराने की तलकीन फरमाई है। साथ ही साथ कुछ इंकशाफात भी उन्होंने फरमाया कि सरमायाकारों की लाइनें लगी हुई हैं। सरमायाकार एक दूसरे से बिलावजह उलझ रहे हैं कि भाई किसने लाइन लगाई, कहाँ लाइन लगाई, ज़रा बताओ तो वज़ीर आज़म को कैसे पता चल गया जबकि हमने ये काम नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें तो बरकत आती है। वज़ीर आज़म ने फरमाया कि रियासत मदीना मेरा विजन था। न्यू रियासत मदीना में मौलाना समीउल हक का कत्ल अंधा करार देकर पुलिस ने केस दाखिले दफ्तर कर दिया। साबिक मौलाना मौजूदा वज़ीर अली अहमद ख़ान साहब, उनके वो तमाम मुतालबात, उनकी वो तमाम जज्बाती बातें अपने जहन में एक दफ़ा दोहराइए कि जिस कत्ल का सुराग न लगे उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत वक्त हुआ करती है, ब्रैकेट में जब तक PTI की हुकूमत ना हो। रियासत मदीना की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये वज़ीर आज़म साहब ने बता दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि कौम ने घबराना नहीं है, मुश्किल वक्त कौमों को मजबूत करने के लिए, बल्कि उन्होंने कहा तगड़ा करने के लिए आते हैं। सर ज़्यादा तगड़े हो जाए तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर यहाँ ज़रा मसाइल है, आपको पता है, लेकिन आपको कहाँ पता है, आप तो वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म के इत्मीनान के बरक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अवाम पाकिस्तान या मुझे नन्हे से गरीब से छोटे से एंकर की सोच से इत्तफाक करते दिखाई दिए। चीख उठे हैं, फरमा रहे हैं अमन अमान का कोई पुरसान हाल है, न मईशत तसल्ली बख्श है। कभी एक दिन कहा जाता है कि मईशत ICU में, दूसरे दिन बताया जाता है कि ICU से डिस्चार्ज हो चुकी, स्टेबल है, तसल्ली बख्श है। असल चक्कर क्या है सर? ये हुकूमती चक्कर है। ये आपको और हमें कहाँ समझ में आएगा? इसके लिए ज़रूरी है कि पहले मैं और आप सियासत के मैदान में उतरें, हम सियासतदान बने, झोलझाल सीखें, उसके बाद फिर हमें ये सब चक्कर समझ में आएगा। इसलिए इन सब बातों को नज़रअंदाज कीजिए। ताहम तब्दीली वाले नीरू जो हैं वो बांसुरी बजाने में मगन हैं। विफाक के नीरुओं से फुर्सत पा चुके हैं तो सिंध का नंबर आता है। सिंध के इंचार्ज ने आज अपने तौर पर अपने होने का सबूत दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो हमने बात की थी, आज तमाम मीडिया चैनल्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ, सब ने उसको मौजूद सुखन भी बनाया, गुफ्तगू भी हो रही है, बड़ी बातें हो रही हैं। आज सिंध के इंचार्ज बेबी निशवा की अयादत के लिए गए। 1.5 साल एहसन के वालिद से उन्होंने ताज़ियत की, लेकिन हुजूर बहुत देर कर दी। ये रिवायती हरकत और सकनात से, रिवायती उमूर की अंजाम दही से होने वाले नुकसानात का अजाला, उसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। एक स्टेप आगे आने की ज़रूरत है। ये बताइए कि दारुस्सेहत अस्पताल जो आपके इंचार्जशिप में चल रहा है, सिंध में है, सिंध का सबसे पसंदीदा शहर है बिलावल जरदारी का कराची, कराची के ऐन कल्ब में दारुस्सेहत अस्पताल रजिस्टर्ड हुए बगैर कैसे चलता रहा इतने अरसे तक? इसने लूट मार की या नहीं की, या लोगों की खिदमत की? तो खिदमत का भी लाइसेंस होना चाहिए, वो लाइसेंस भी इसके पास नहीं है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने, सरबरा ने कल इंकशाफ किया कि जी कल ही दारुस्सेहत अस्पताल ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। तो आज से पहले, आपसे पहले जितने इंचार्ज अपने तौर पर आए थे वो क्या झक मारते रहे? अच्छा वो तो मार के चले गए, आप क्या मार रहे हैं जरा ये बताइए। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की है, बड़े सफाई से उन्होंने कन्नी कतराने की कोशिश की है। फरमा रहे हैं इस तरह के अस्पताल जिनकी काबिलियत पर सवाल उठाए जाते हैं नहीं होने चाहिए। 10 on 10 ये तो मैं भी जानता हूं, तो फिर आप वजीर आला क्यों हैं? वज़ीर आला तो फिर मुझे होना चाहिए या किसी और को होना चाहिए कि जो इससे आगे बढ़कर के काम कर सके। आप तो वही बातें दोहरा रहे हैं जो कल मैं अपने शो में कर चुका हूं। वाई यू? आपने ये फरमाया कि मैंने हेल्थ केयर कमीशन को रोका नहीं है कार्रवाई से। हुजूर खबर ये नहीं है, खबर ये है कि आपने हेल्थ केयर कमीशन को कार्रवाई के लिए कहा क्यों नहीं? अजरा पेचूहू, इन्वर्टेड कॉमास, सब समझ रहे होंगे आप क्या मामलात हैं। सूबाई वजारत सेहत, आपने उसको कार्रवाई का हुक्म दिया। चलो पुलिस वालों की गोली से वो बच्चा जाँ बहक हुआ, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे परवरदिगार, और पुलिस वालों को जो इस
कार्रवाई में मुलव्विस हैं, अल्लाह ताला उन्हें गारत करे परवरदिगार, क्योंकि सब अल्लाह ही नहीं करना, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठे, हमारी हुकूमतें थोड़ी कुछ कर रही होती हैं। लेकिन आप पुलिस को तो आपने कह दिया कि जी मेरे काबू में नहीं, आपके काबू में है क्या? वजीर आला हाउस से बाहर आपकी चलती कहां है, जरा ये पहले आपने बताना है मुझे। दूसरी तरफ आप भी इंतहाई पॉजिटिव निकले वजीर आला सिंध, नैब को सिंध में आकर तरक्की देखने की दावत दे डाली है, गजब खुदा का। और हालत यह कि नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट में वजीर आला सिंध के किरदार पर सवालात उठाए गए हैं, ठेका खिलाफ कवायद दिया गया, मुराद अली शाह ने शराइत दी, नरम करवाई, ये सब सवालात हैं। इन सारे सवालों का अपने तौर पर जवाब जानने के लिए कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा डॉक्टर जरका साहिबा, तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी फरमाएंगी, मोहतरम आजिज धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़, और सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को शो में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर चूंकि टॉक ऑफ द टाउन है वजीर आजम पाकिस्तान की, एक मरतबा फिर घबराना नहीं है स्पीच। मोहतरमा डॉक्टर जरका साहिबा, अब तो घबराने थे, मतलब अल्लाह का वास्ता है, क्या इतनी भी क्या जमहूरियत, इतना सब कुछ कर लिया, मारते भी हैं, रोने भी नहीं देते। वजारत अगर किसी को मिल जाए तो फिर वो ये कहे कि मेरे लिए सबसे खूबसूरत, ये बातें कहने की नहीं होती हैं, जो बातें अंडरस्टूड है ना वो बातें बताने की नहीं होती हैं। जो बात बताने की है वो है जो मैंने अपने इंट्रो में कहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मुझसे मेरे हम ख्याल निकले। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस बयान में जरा साजिश का जरा ढूंढिए तो, जरा पता तो बताइए, हमें मालूम तो हो कि हम किसी हुकूमती रुकन से बात कर रहे हैं। जी मैं बोलूं अब? मैडम मैं तो सुन रहा हूं आपकी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, आपकी लफाजी के ऊपर तो मेरा ख्याल है कोई आगे जवाब आपको दे नहीं सकता जो आपके ऊपर बराबर आए। मगर बात यह है कि पाकिस्तान हम सब जानते हैं 70 साल और ख़ास तौर पे जो पिछले 30-35 सालों में जो पाकिस्तान के साथ जो पे दर पे जिस किस्म के माशी और आपके हर तरह के मसाइल जो रहे हैं, जिसमें कि आपको लिटरली बेच दिया गया है दूसरे मुल्कों को, आपके टुकड़े टुकड़े करने में कोई कसर नहीं रह गई। इन सब हालात के बाद, आवाज नहीं आ रही? जी मैडम गो ऑन प्लीज। हेलो जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूं। जी जी। तो इन सब हालात के बाद जिन हालात में पीटीआई ने ये हुकूमत संभाली है, वो तो एक एक बहुत बड़ा करिश्मा है कि अब आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होंगे। आपने क्या सोचा था आज से? हमने खुद किसी ने भी नहीं सोचा था 5 साल पहले कि नवाज शरीफ साहब जवाबदेह होंगे, जो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ जो कुछ किया, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई। क्या कोई सोच सकता था कि जरदारी साहब के ऊपर सवाल किए जाएंगे या मुराद अली शाह साहब के ऊपर किए जाएंगे? लेकिन इस मुल्क को वो जो अब एक हर चीज यहाँ पे उल्टी हुई हुई है, आपकी वैल्यू सिस्टम से लेकर आपकी जुडिशरी, आपकी कोई चीज तो सीधी है नहीं, हर चीज उल्टी है। आपकी ब्लैक मार्केट बड़ी है, आपकी वाइट इकोनॉमी आपकी कितनी है? 1/3 है, जबकि 2/3 आपकी ब्लैक इकोनॉमी है। इंकशाफ कर दिया। तो ऐसे मामलात को सीधा करने में कुछ वक्त लगता है। दुरुस्त है मैडम, लेकिन यहाँ वक्त आ चुका है ब्रेक का। इससे पहले कि ब्रेक पर जाएं, मैं आपसे इल्तमास करूंगा मौद्दबाना कि थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा। मैं सबसे पहले जाता हूं, किसके पास जाऊं? हाँ, आजिज धामरा साहब मुस्कुरा रहे हैं। आजिज धामरा साहब, सर सरमायाकारों की लाइनें लगी हुई हैं। बिलावल हाउस के मीडिया सेल में बैठे हुए आप रास्ते में कहीं से गुजरते हुए, कराची में दाखिले के वक्त, कराची से बाहर जाते हुए, हुजूर कहीं किसी सरमायाकार से कोई टक्कर वक्कर हुई, किसी से देखा कोई खुश खुश जा रहा हो और आपने उसे रंजीदा किया हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नूरुल आरिफीन साहब, पहली बात तो यह है कि मैं कोई सनतकार नहीं हूँ, मगर मैंने कोई ऐसी लाइन भी नहीं देखी। मगर आपके सवाल के बाद सनतकार एक दूसरे से को ज़रूर फ़ोन पे मैसेज कर रहे होंगे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होंगे कि आप कौन सी लाइन में कौन से नंबर पे खड़े हुए हों। अगर वो लाइन कहीं है तो वो वहाँ से मैं उनको कह रहा हूँ कि एक फ़ोटो निकालें व्हाट्सएप पे और वो शेयर करें मीडिया के साथ कि मैं फ़लान लाइन में और फ़लान नंबर पे खड़ा हूँ और मेरा ये नंबर जो है वो 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आएगा। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के बाद अभी तो ये आसानी के साथ बात कही जा सकती है कि कहाँ पे लाइन है और कौन से नंबर पे कौन सा सनतकार कहाँ किस सूबे या मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला वो खड़ा हुआ है। तो बात ईजी है और वो सामने आ जाएगी।
राइट सर, आजिज धामरा साहब इंतहाई इख्तिसार के साथ जवाब दे के आपने दिल जीत लिया मेरा। सिद्दीकुल फारूक साहब, इससे पहले कि वक्त आ जाए ब्रेक पर जाने का, सर ये बताइए, इमरान खान साहब ने, हालांकि ये खबर बहुत पुरानी है लेकिन फिर भी उन्होंने इसको आश्कार कर दिया, कह रहे मेरे लिए जिंदगी का बेहतरीन वक्त है। हुजूर, हम गरीबों के बारे में इमरान खान साहब भूल गए कि हमारे लिए ये वक्त अचानक इतना बदतरीन कैसे हो गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनके लिए ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त इसलिए है कि उनको पाकिस्तानी कौम, 22 करोड़ कौम पर ज़बरदस्ती फॉर्म 45 के ज़रिए सेलेक्टेड वज़ीर आज़म बनाकर बिठा दिया गया, जो वो बन नहीं सकते थे। तो ये उनके लिए तो ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम है। लेकिन पाकिस्तानी कौम के लिए ज़िंदगी का बदतरीन टाइम है कि इतनी महंगाई पाकिस्तान की पिछले 15 साल में कभी नहीं हुई, नंबर एक। नंबर दो, जिन वो कहते हैं लाइनें लगी हुई हैं सरमायाकारों की, तो वो कम से कम स्टेट बैंक की रिपोर्ट ही पढ़ लें। 70% सरमायाकार भाग चुका है 2 महीने पहले। 3 अरब डॉलर बाहर चले गए तीन महीने पहले, और आज 2 दिनों में यानी आज 629 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज गिरा है, और कल जो था दोनों को मिला के 751 पॉइंट गिर गया है। और अगर 1 महीने का हिसाब करें तो 5000 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज गिर गया है। जिस मुल्क का स्टॉक एक्सचेंज इस तेजी से गिरता है वहां सरमायाकार कहां आता है भाई? सर गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, आपको पता नहीं है शायद, लेकिन यहां मैं आपको ये इत्तला देते हुए निहायत खुशी महसूस कर रहा हूं कि इसी गिरी पड़ी बातों के साथ हम थोड़े से मुख्तसर से वक्फे पे जाएंगे, वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे फख्र के साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें कर सकें, अगर तो हमारे बस में है। नाजरीन, ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़रक़ा मैडम, ये मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब रियासत मदीना से बड़े इंस्पायर दिखाई देते हैं। पहली तकरीर से ही उन्होंने अपनी इंटेंशन वाज़े तौर पर बताई थी, जो बजा तौर पर खुशाम यानी आजिज़ धामरा साहब, सर आपसे बात कर लेता हूँ जब तक। हुजूर ये बताइएगा, ये सिंध के इंचार्ज मुराद अली शाह साहब, इन्होंने रिवायती वही बयानात दिए हैं, बेबी निशवा की अयादत की है, देर से की है लेकिन बहरहाल कर लिए, चलो ठीक है। उस जांबहक बच्चे 1.5 साल एहसन के घर गए हैं, उसके वालिद से ताज़ियत की है, चलो ठीक है। लेकिन महज इन सब बातों से, इन सब रसूमात से पेट भर जाएगा? दारुस सेहत अस्पताल सिंध में काम कैसे कर रहा था, सिंध के इंचार्ज वो हैं, उन्होंने मुझे बताया था। दारुस सेहत अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल, लाइसेंस तो खैर है ही नहीं, गजब खुदा का उसका। ये मुझे बताइए, वजारत सेहत, सेक्रेटरी सेहत, सिंध हेल्थ केयर कमीशन और खुद वजीर आला सिंध की एहलियत पर सवालिया निशान नहीं है, और फिर वो खड़े होकर के कह रहे हैं कि मैंने हेल्थ केयर कमीशन को रोका नहीं है कार्रवाई से। ये तो इधर उधर की बातें, कार्रवाई करने के लिए भी तो नहीं कहा हुजूर। देखें नूरुल आलफी साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि मैं आपको बताऊं। और आप एक चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं कि वो इंचार्ज तो है मगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, और उनकी जिम्मेदारी है कि आप इस तरह के सवाल बिल्कुल करें इस तरह के वाकयात पे। ये हॉस्पिटल जो है वो रजिस्टर्ड तो थी मगर रिन्यू नहीं थी। और दूसरी बात, आपने कहा कि उनके पास देर से गए। देखें, ये सिंध के ही चीफ मिनिस्टर हैं जिनको बार बार आप दूसरे कामों के लिए भी उलझाते और अपने पास पेशियों पे बुलाते रहते हैं, इसलिए वो उनके पास भी गए हैं। और इस वाक़े पे डे 1 से वहाँ की जो हमारी पार्टी है वो ऑन बोर्ड थी और बच्ची के लवाकिन के साथ थी। ये रिन्यू जो था उनकी रजिस्ट्रेशन, वो उन्होंने ज़रूर बाद में कराई। और जिस तरह आपने बच्चे की बात की है, देखें डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं। अब जिस तरह पुलिस का अगर मामला देख लें, जो कल एक इंसिडेंट हुआ है, ये किसको पता नहीं है कि ये हमें ही दरस दिया जाता रहता है पूरे पाकिस्तान में कि जी सिंध में जो है वो आप पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते पुलिस को, और इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। इरशाद राजानी के इशू पे अगर हम पुलिस से पूछें तो वो पॉलिटिसाइज अमल में आ जाती है। आईजी टेन्यूअर पोस्ट है, हमारे पास मौजूद है, दूसरे सूबों में थोड़े थोड़े वाकयात पे तब्दील होते रहें, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी हमारी है। मगर आप चीफ मिनिस्टर के ऊपर तो सवाल जरूर करें, मगर जो एडवाइजर थे हमारे इंफॉर्मेशन के उल्ला के, वो कल रात ही लवाकिन के पास पहुंच चुके थे। जाहिर एक वाकया हुआ, इससे देखें मैं कतन कंपेयर नहीं करता या जस्टिफिकेशन नहीं देता कि सानिया साहिवाल में 15 दिन
देता चलूं, आप अपनी बात जरूर कंप्लीट कीजिएगा प्लीज, मुझे थोड़ा सा सुन लीजिए। दारुस सेहत अस्पताल के लाइसेंस की दरखास्त थी, कल मिली, रिन्यू होने की तो बात दूर की बात है। दूसरी बात, कल उसी सूबे में जिसमें आपसे बैठा हुआ मैं आपसे सवाल करने की जुर्रत कर रहा हूं, मुतासरीन ने दारुस सेहत अस्पताल बंद करने का मुतालबा किया। मिनिस्टर या मुशीर इत्तलात में मत उलझाएं, मैं मुराद अली शाह की बात कर रहा हूं, वो क्या कर रहे थे और उनकी इनकॉम्पिटेंस पर मैं सवाल क्यों ना उठाऊं। वो आज भी इधर उधर हवाई फायर कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने हेल्थ कमीशन को रोका नहीं है। मुझे बिटवीन द लाइन जवाब दिए, उन्होंने कार्रवाई करने के लिए भी तो नहीं कहा। लाइसेंस कैंसिल करना छोड़ दीजिए, अस्पताल क्लोजर कब होगा? अब जितनी आपने गुफ्तगू की, मुझे मेहरबानी करके इतना मौका दीजिएगा। पहली बात तो आप पूछ रहे हैं चीफ मिनिस्टर से, मैंने कहा कि आपका राइट है कि आप सिंध के चीफ मिनिस्टर से पूछते रहें, बाकी आप नहीं पूछते और शायद यह पूछना नहीं चाहते। इशू यह है कि जिस चीफ डिपार्टमेंट्स यहां पर मौजूद है वो अपने देखें, फिर आपने बीच में बात कर दी नूरुल आरफीन में, मैं क्या जवाब दूं? अगर सिर्फ सवालात ही कर रहे हैं प्रोग्राम में तो बेशक करें, मैं हंस के और बिल्कुल मुस्कुराते आपके सवाल सुनते रहूंगा, मगर मुझे थोड़ा सा जवाब देने दीजिएगा। इशू यह है कि आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे थे और चीफ मिनिस्टर ये क्यों कह रहे हैं कि वहां पर हेल्थ कमीशन मौजूद था, कार्रवाई क्यों नहीं की? जाहिर है चीफ मिनिस्टर के अंडर तमाम डिपार्टमेंट आते हैं और वो अपने मातहत इदारों से पूछ तो सकते हैं ना। और जहां पर बच्चे की आपने फौतगी की बात की, वहां पर पुलिस वाले गिरफ्तार हुए हैं। मेरे कहने का मकसद सिर्फ यह है कि चीफ मिनिस्टर को यह पूछने दिया जाए कि ये जो इस तरह के वाकयात होते हैं वो क्यों होते हैं। अगर डिपार्टमेंट से पूछना भी गुनाह हो जाए और पूछा भी ना जाए तो जाहिर है फिर इस तरह की गवर्नमेंट नहीं चाहती। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि आपने चीफ मिनिस्टर की अहलियत पर अभी तबसरा करते हुए कहा कि उनके ऊपर तो नूरी आबाद की जो 100 मेगावाट बिजली है, बाद में आऊंगा हुजूर, पहले मुझे सिर्फ एक लाइन में जवाब इनायत फरमाइए, दारुस सेहत अस्पताल बंद क्यों नहीं हो रहा? जी देखें, बंद तो जो अभी फेडरल गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, जमात, उनके जिम्मेदारों की ये हॉस्पिटल है। अब ये इशू हुआ है तो आप ये वाज़ेह तौर पर बताइए कि ये एमक्यूएम का हॉस्पिटल इसलिए बंद नहीं होगा। डे वन से हमारी पार्टी ऑन बोर्ड थी, इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए और जिम्मेदारों को नहीं ठीक है, वो आपने ठीक है, आपने केस को आपने भी दाखिले दफ्तर कर दिया। अच्छा ठीक है, देखें नूर सर मैं थोड़ा सा मुझे तवक्कुफ फरमाइएगा। एक बात जहां पर आपने चीफ मिनिस्टर साहब की अहलियत पे सवाल उठाए ना, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि चलो तमाम मामलात में उसको आप नाअहल करार दे दें, मगर पाकिस्तान में जो मौजूदा क्राइसिस है वो एनर्जी क्राइसिस। सुबह सिंध ने 700 सर मैं उस सवाल पर बाद में आऊंगा, वो मेरा अगला सवाल है, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। डॉक्टर जरका मैडम, रियासत मदीना का मॉडल लेकर के चले इमरान खान साहब, वजह तौर पर खुशाइंद बात है। इसी न्यू रियासत मदीना में मौलाना समीउल हक जैसे शख्स का, इन्फ्लुएंशियल आदमी का कत्ल बैरियर टाउन जैसे इलाके में हो जाता है। कैमरे भी, जाहिर है जब ये सब काम होने होते हैं तो फिर कैमरे भी जवाब दे जाते हैं, लोगों की बसारतें समातें भी मफलूज हो जाती हैं, ये सब कुछ भी हुआ और आज फाइनली पुलिस ने केस को अंधा कत्ल करार देके दाखिले दफ्तर कर दिया। रियासत मदीना में इसी तरह की चीजें होंगी, हम आदी हो जाएं इन सब चीजों के? नूरुल आरिफीन साहब, ये वही मुल्क है जहां बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में उनके भाई मुर्तजा भुट्टो का कत्ल उनके घर के बाहर हुआ था, मत भूलिए। ये वही मुल्क है जहां पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये वही मुल्क मॉडल टाउन के कत्ल हुए थे दिन दिहाड़े उनके ऑर्डर के नीचे। तो और आज बुराइयों की वजह से तो आप आएंगे ना, जुडिशरी उनको उंगली नहीं लगा सक रही। आप बात सुनिए, ये जो मुल्क है जो कहने को ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था, जो इसलिए बना था कि हिंदुओं में इतना ज़र्फ नहीं है कि वो अपने मुल्क में मुसलमानों को जगह देते। ये वो मुल्क है जो दो कौमी नजरिए पे बना था। हिंदुओं को उसने छोड़ दिया, आगे आ जाएं, पाकिस्तान बन गया। से आप क्या कर रहे हैं? मेरी बात नहीं, अरे बात सुनने की थोड़ा तहम्मुल अपने में पैदा करें। इस मुल्क में पिछले 70 साल से ये जो हमारे लीडरान बैठे, मुल्क तो बदला नहीं। रियासत मदीना तो पहले से बननी थी, किसने बनाई? अब अगर कोशिश हो रही है, 8 महीने गुजरे हैं, हमारे भाई अपने सिद्दीक साहब बैठे हैं, उनसे पूछिए कि ये जो रोज एक नई अफवाहों का एक बहुत बड़ा झक्कड़ छोड़ दिया जाता है हुकूमत पे, जिससे कि स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ जाती है, कभी डॉलर ऊपर पहुंच जाता है, इसलिए क्योंकि ये लोग नई नई कहानियां हवा में छोड़ते हैं। इस वक्त एक स्टेट
पूरी कोशिश की जा रही है कि स्टेट के अंदर, आजकल आपके सिंध में तो MQM का कोई पकड़ी हुई है MQM, लेकिन जो नून लीग इस वक्त जो मुसीबतें ढा रही है पंजाब में, इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से ये हुकूमत चल ना पाए। लेकिन इनके लिए एक बुरी खबर ये है कि हुकूमत तो चलेगी चलेगी, ये जो मर्जी कर लें और इंशाल्लाह कामयाब होगी। हम आपको अगले 1-2 साल का अरसा मुश्किल है, लेकिन जितनी आपने तवालत से मैडम गुफ्तगू की, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। मैं अब आपको ये बताते हुए निहायत खुशी महसूस कर रहा हूं कि मेरा सवाल आपने गोल कर दिया। चलिए बहरहाल, मौलाना समीउल हक का कत्ल रायगढ़ चला गया, कोई बात नहीं, न्यू रियासत मदीना ऐसी लूली लंगड़ी होगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर ये बताइएगा, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं घबराना नहीं है, आपके ख्याल में अंदाजन कितनी मुद्दत हम रख लें अपने जहन में, उसके बाद फिर हम घबराना रोना पीटना शुरू कर दें? घबरा रो पीट तो सिद्दीकुल फारूक साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? इंतजार क्यों कर रहे हैं? सिद्दीकुल फारूक साहब कोई वीडियो देख रहे हैं नाज़रीन, कोई मुतासिर कुन वीडियो होगी, यकीनन मेरा विजदान ये कहता है। नाज़रीन जाएंगे मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कुछ और मौज़ूआत पर सिरासल बहस कर सकें। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर स्ट्रेट अवे आपके पास आऊंगा। ये मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब मुताद्दिद मरतबा कौम से फरमाइश कर चुके कि घबराना नहीं है, आपके ख्याल में कितनी मुद्दत और गुजर जाने के बाद हम घबराने की प्रैक्टिस शुरू कर दें? नूरुल आरिफीन साहब, जब ये हुक्मरान आवाम को जिस तरह बिजली के बिल और गैस के बिल, एक बल्ब और एक पंखे वालों को 7,000 और 10,000 रुपए और एक चूल्हे वालों को ये 10-12 हज़ार रुपए के बिल भेजने के बाद ये मशवरे देते हैं कि एक रोटी खाएं और एक वक्त की खाएं, तो फिर सब्र की तलकीन किसको करते हैं? और ख़ुद पता है आपको 35-35 हज़ार रुपए का मुशायरा कराते हैं, 35 लाख और गवर्नर हाउस में सदर मुमलिकत जाते हैं जी, 35 लाख जी, 35 लाख जी, और गवर्नर हाउस पंजाब में जाते हैं तो वहां जो डिनर दिया जाता है, जरा देखें, उसमें 60-60 खाने होते हैं। सादगी है ना? लेकिन आवाम को मैं आपसे ये अर्ज करूंगा जी, सादगी है ना, इसलिए 60 खाने थे। मैं ये अर्ज करूंगा, हाँ जी जी हाँ पार्टी, मैं ये अर्ज करूंगा, आपने कहा कि कब तक नहीं घबराएं। बात यह है जी कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरे तमाम इदारे IMF समेत अगले 2 सालों में GDP की पेशगोई कर रहे हैं 2.5-2.6, यानी 5.8 से गिर के ये 2.2 पर आ जाएगी। पूरी कौमी दौलत जो है वो सुकड़ के आधी से कम हो जाएगी। हमारा जो प्रोग्राम था वो ये था कि 2019 में 6.2 और 2020 में हम 7% पर इंशाल्लाह जाते, लेकिन ये इनकी ये जो उल्टा पहिया इन्होंने चलाया है, इसमें कोई क्या सब्र करेगा? नहीं, मैं वो तो कह रहे थे, PTI वाले कह रहे थे आप लोगों का लंबा प्रोग्राम था। हमने ये काम करके दिखाया, हमने 5.8 GDP करके दिखाई, हमने अफराते ज़र 4% तक गिरा के दिखाया 12% से, हमने अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 24 बिलियन डॉलर तक लेके गए, हम स्टॉक एक्सचेंज को 54,000 पॉइंट तक लेके गए जो आज 36,000 पॉइंट है। सारी दुनिया बता रही थी कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो हमें आप क्या? हमने 12,000 मेगावाट बिजली दी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने दहशतगर्दी खत्म की, हमने CPEC दिया, राइट और सर, दिया नहीं, अब थोड़ा सा तवक्कुफ अरब डॉलर के मंसूबे मुकम्मल की। सर थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। मोहतरमा डॉक्टर ज़रका साहिबा, मैडम मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं स्ट्रेट अवे नाम बता देता हूं। कार्रवाई हबीब अकरम साहब के खिलाफ बनती है जो लिखते हैं मसला 18वीं तरमीम नहीं कुछ और है। 18वीं तरमीम के मुताबिक वफाकी हुकूमत को कोई मना नहीं करता कि ये पाकिस्तान स्टील मिल्स को चलाए जो गुज़िश्ता 4 साल से बंद पड़ी है। कभी कभार तो दिल चाहता है कि हुकूमत बस अब इसे बंद करने का ऐलान कर दे ताकि एक ही बार फातिहा पढ़ लिया जाए। इस वक्त वफाकी हुकूमत का मसला 18वीं तरमीम नहीं बल्कि सिमत का ना होना है। वफाकी हुकूमत की नालायकी देखकर अब
एक गुना इत्मीनान होता है कि अगर आज उसके पास खुदा न खास्ता इख्तियारात होते तो शायद इस तरह की हुकूमत सब कुछ बर्बाद ही कर डालती। क्या फरमाएंगी मैडम? बदगुमानी ये तो ज्यादा फैल रही है। माशाअल्लाह जी, बहुत बहुत खुशी हो रही है आपकी बातें सुन के। पहले तो सिद्दीकुल फारूक साहब, इनसे मेरा सवाल है कि क्या ये जिन फिगर्स, गुजारिश नूरुल आरिफीन साहब आप मुझे बात करने आप प्लीज नहीं, मुझे इंटरप्ट नहीं करें। बात यह है कि सिद्दीकुल फारूक साहब जो इतने लंबे फिगर्स की उन्होंने एक गर्दान सुनाई, मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये वही फिगर्स हैं जो अपने इसहाक डार साहब देते थे, जिनके बारे में इनकी अपनी ही गंगा के जो हफीज पाशा साहब हैं, जो इनकी एक मिनिस्टर के मियाँ हैं, उन्होंने फरमाया कि ये सारे नंबर्स फज्ड थे, ये सब झूठ बोलते थे। उनकी इतनी मुस्तनद किताब जो इनके सारे चट्ठे पट्टे खोल के बता रही है कि ये इनकी जो ये ग्रोथ के अपने नंबर्स बता रहे हैं, जो ये अपने इतनी जबरदस्त इकोनॉमी की बता रहे हैं कि जी इकोनॉमी 4.2% जा रही थी, पाकिस्तान की इतनी कभी तरक्की ही नहीं हुई माशाअल्लाह, ये सब झूठ था। और ये जो नंबर्स है ये सब कूड़े करकट का ढेर है, इनमें एक सच्चाई नहीं है। दूसरी बात जो आपने अभी फरमाई कि 18वीं तरमीम हबीब अकरम साहब, माशाल्लाह मैं उनको भी सलाम करती हूँ। आप बात सुनिए, ये ना भूलें कि जहां से मीडिया का इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया क्या है, मीडिया का इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जहां से पैसे आते थे वहां से पैसे अब गए हैं रुक, लेकिन रुके नहीं है, अभी भी आ रहे हैं। जहां से आ रहे हैं उनकी सपोर्ट में बातें हो रही हैं। अब अगर हुकूमत अपने पैसे, हुकूमत एक काम अच्छा करना चाह रही है, मैडम मैं आपको ये बताते हुए निहायत मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ कि मैं आप प्लीज मुझे बात करने दें। नहीं मैडम, उधार तो रखना नहीं है ना। आपने जो बात की है पहले मैं उसको जवाब दे लूं। पहले मैं आपने जो इल्जाम किया पहले मैं उसका जवाब दे लूं, ठीक है? आपने जो चैनल आजकल गोद लिया हुआ है मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। मैं आपको ये बताते हुए निहायत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि वो चैनल और वो एंकराने कराम जो इस वक्त इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह कहते हुए निहायत फख्र इंबिसात महसूस कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो चैनल नहीं है, आमने सामने वो प्रोग्राम नहीं है और नूरुल आरिफीन वो एंकर नहीं है। मैंने उस वक्त नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आवाज उठाई थी जब वो वजीर आजम थे, और मैं हर हद से मुहावरा बात करता हूं, ये आपको पता है। मैं कराची में बैठकर एमक्यूएम के खिलाफ उस वक्त से बात कर रहा हूं जबकि आप ये अपने घर में बैठकर ड्राइंग रूम में तसव्वुर नहीं कर सकती थी, इसलिए आपकी ये बात यही नल एंड वॉइड होती है। तो पहले उन लोगों को सोचिए कि जिसको पीटीआई खरीद रही है, आपका सोशल मीडिया ब्रिगेड उसको चला रहा है। आप जब तक सोचिए नाम, वरना मैं आपको नाम बताता हूं आके। आजिज धामरा साहब, सर आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे आग लग रही है। हुजूर ये मुझे बताइए, आप दोनों मौजूद मेहमानों से इल्तिमास है कि थोड़ा सा ब्रेक पर पैर रखिए। बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी है, ब्रेक जो है मेरे भी फेल है, थोड़ा सा साहब परेशान हो गए। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ करें, इतने अपसेट ना हो। सर ये मुझे बताइए आजिज धामरा साहब, एक छोटी सी खबर है बिला वजह की जो जगह नहीं लेने वाली। मैडम थोड़ा सा एक छोटी सी खबर है आजिज धामरा साहब जो बता रही है आप इतने परेशान हो रहे। अच्छा अब मैं बोल लूं एक छोटी सी खबर, इतने परेशान, मुझे फिक्र पड़ गई कहीं ब्लड प्रेशर 200 पे ना चला जाए, तो नहीं मैंने कहा मैं डॉक्टर, हर वो आदमी जो चोर नहीं है उसको, हर वो आदमी जो दूसरों चोरों को किराए पे लेता है उसकी तरफ से ये बात बुरी लगती है। तो जरा थोड़ा सा मैडम, ये अब तक न्यूज का 10 बजे का टाइम स्लॉट है, जरा थोड़ा अभी तक आप उसको कुछ कह नहीं सके। किसको? मुराद अली शाह साहब नैब में आज गए हुए थे। मेरी बात आपको अंदाजा नहीं है मैं मुराद अली शाह सरकार के साथ क्या कर रहा हूं, और ये पीपल्स पार्टी में ऑनियर कह रहा हूं कि ये उसका ज़र्फ है, ये उसका ज़र्फ है कि जो मुझे झेल रहे हैं। अब जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा आजिज धामरा साहब, ये सब तो चलता रहेगा, अब इसी बीच में अपनी जगह बनाइए चलती हुई गाड़ी में। ये बताइए यार, ये क्या चक्कर है ये नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट, मुराद अली शाह क्यों बेल आउट कर दिए जाए उन्हें? 1 करोड़ रुपए के इनाम की खबर भी है, खुद ही शुरू हो जाइए यार। देखें नूरुल आरिफीन साहब, मैं यही तो कह रहा हूं कि जरा सा आप वक्त निकालें और इन दोनों प्रोजेक्ट को, एक तो जो थरपारकर से बिजली नेशनल ग्रिड में गई है और खुद नूरियाबाद की जो एक कमिटमेंट थी हेस्को की कि हम ये खरीदेंगे, उन्होंने अचानक नहीं खरीदी, फिर अपनी एक कंपनी बना के ट्रांसमिशन की और लाइनें बिछाई गई और के इलेक्ट्रिक को ये 100 मेगावाट बिजली दी गई। अब जाहिर है जब आप काम करेंगे तो आपके पास इस तरह के सवालात आएंगे, आप या तो खामोश होकर बैठ जाएं तो आपसे कोई भी सवाल नहीं हो। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि ये सिमत कब ठीक होगी, 5 साल के बाद भी ये यही कहेंगे कि जी अब हम
जो है वो समझ चुके कि हुकूमत किस तरह चलाई जा सर रही ये है। तो आपने जिस खबर तरह दे दी इनके कि ये खाते 5 में साल रहेंगे। मैं तो कह रहा हूं रहना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं अगर ये अपने बोझ तले ना गिरे तो अगर ये अपने बोझ तले ना गिरे तो। और दूसरी बात, 5 साल के एक सूबाई हुकूमत इनके खाते में है, ये मासूम बन जाते हैं टॉक शो में कि जी 8 महीने का हिसाब हमसे क्यों मांगा जा रहा है। चलो जनाब, हम फेडरल गवर्नमेंट का 8 माह की नाअहली का हिसाब नहीं मांगते, हम 5 साल जो दूसरे सूबों में दूसरी हुकूमत की गई, आपने भी एक सूबे में 5 साल हुकूमत की, खाते में कितने मेगावाट आजिज हमरा साहब, अनफॉर्चुनेटली शो का टाइम खत्म हो चुका। सिद्दीकुल फारूक साहब, आजिज हमरा साहब, मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से निहायत शर्मिंदगी के साथ, अदब के साथ मैं ये बताते हुए निहायत अफसोस महसूस कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली शो को आज जरा जल्दी वाइंड अप करने की कॉल दे दी गई है। मुलाजिम आदमी हो, जरा थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा। नाजरीन, नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।